वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, यहाँ पर आप ये पीडीएफ देख रहे हैं कि क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के और फिजिक्स के एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। तो वो सभी फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों मैथ्स का रिवीजन तो कर लिया था। आज हम यहाँ फिजिक्स का रिवीजन करेंगे कि क्लास 11th के ऐसे कौन से चैप्टर्स, टॉपिक्स, फॉर्मूले हैं जो हमें 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जरूर रिवाइज कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें 12th की फिजिक्स इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर्स। काइनेमेटिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग फोर्स ऑन इट। ठीक है, फोर्स की बात नहीं करते, बस हम उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो उन्हीं के फॉर्मूले हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये स्पीड के लिए फॉर्मूला है, यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं dx अपॉन dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर इसको dv अपॉन dt लिखते हैं। ये इक्वेशंस आपको पता ही होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में ये इक्वेशन ली जाती है मोशन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जब यही अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ली जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडर द ग्रेविटी देखते हैं, तो हम a की जगह g रख देते हैं और s की जगह h, मतलब डिस्टेंस हाइट बन जाती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है और उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। When an object moves in a plane under the effect of gravity only, its motion is called projectile motion। आपने इनकी दो टाइप्स पढ़ी होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरी एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली, कुछ इनिशियल स्पीड से ऐसे थ्रो किया जाता है और वो इस तरीके से नीचे आता है। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए इसको थ्रो किया जाता है यू स्पीड से, और वो इस तरीके से मूव करता है। दोनों ही केसेस में इनका पाथ पैराबोलिक होता है, तो उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए ये होती है और एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए ये होती है। ठीक है ना? तो हमें कई बार ये यूज करना होता है जब हम किसी चार्ज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो चार्ज का पाथ कैसा है, उसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी होती है, तो फिर हम ये इक्वेशंस यूज करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है कि कोई प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है, उस टी के लिए ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं ओमेगा, ये है एंगुलर वेलोसिटी, कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एक सेकंड में वो कितना एंगल कवर कर रहा है। ठीक है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला अब यहाँ पे देखें, फॉर वन साइकिल, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री मीन्स 2 पाई। और जो टाइम लगता है वन साइकिल के लिए, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है और उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, और ये एफ दूसरा सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे एन भी लिख देते हैं, न्यू भी लिख देते हैं, एफ भी, ये तीनों सिंबल्स फ्रीक्वेंसी के होते हैं। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स लेते हैं या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी है। सर्कुलर मोशन में आप ये v देख रहे हैं ना, तो ये जो लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन होता है r ओमेगा। वन साइकिल के लिए इस वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दिया, पूरी सर्कुलर मोशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कमफरेंस, और कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है।
नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला v²/r, और ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा यूज होता है जहां भी सर्कुलर मोशन आएगी, कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लिया जाता ही है। अब उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर भी काफी यूज होता है, इसके ये मेन फॉर्मूले आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। F इज इक्वल टू ma, और इसका सेकेंड लॉ से हम फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ये लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, इम्पल्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ सबकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे लीनियर मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही इम्पल्स की भी होती है। आप देख रहे हैं ना, दोनों सेम ही है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन भी कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता, तो F इज इक्वल टू म्यू आर, आपने पढ़ा होगा, R को ही N लिख दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यही काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है mg cos थीटा की फॉर्म में, जो नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब कॉम्पोनेंट्स लेते हैं तो cos थीटा sin थीटा आते हैं ना, तो ये बस यही दिखाया हुआ है कि कॉम्पोनेंट्स भी लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, मेन ये वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो Fs cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी तो जहां भी मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ली ही जाएगी, तो ये तो यूज होती ही है। ये काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशन है, तो इससे P इज इक्वल टू आ गया √2mk, ये भी काफी यूज होता है। उसके बाद ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और ये पावर का ही दूसरा फॉर्मूला FV। यहाँ पर F फोर्स है, V वेलोसिटी है। तो सबकी यूनिट्स आपको जरूर देख लेनी है, जैसे वर्क की, काइनेटिक एनर्जी की, इनकी यूनिट जूल है, पावर की जूल पर सेकेंड या वॉट है, तो ऐसे साथ साथ यूनिट्स भी आपको जरूर रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, क्लास 12th के लिए। यहाँ पर रोटेशनल मोशन बोला है ना, तो जब भी कुछ भी रोटेशनल मोशन में होगा तो इस चैप्टर के फॉर्मूले यूज होंगे ही। तो जैसे ये सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला है, ये टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, या यही इक्वल होता है dl/dt, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये क्लास 11th का। L यहाँ पर क्या है, L है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है तो लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ये टॉर्क क्या है, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। एंगुलर मोमेंटम के लिए R क्रॉस P तो होता ही है, साथ में ये mvr। आप देखें इसे स्केलर फॉर्म में तो P की जगह क्या रख देंगे हम, लीनियर मोमेंटम mv होता है और ये यहाँ पे R, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को mvr लिया जाता है। जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, और ये फिर से आगे वही ऊपर था ना एंगुलर वेलोसिटी, बस यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ले लिया है, वहां लीनियर एक्सेलरेशन लिखा था हमने, एंगुलर नहीं लिखा था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं हम चैप्टर ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन डायरेक्ट यूज नहीं होता 12th में, लेकिन कुछ टॉपिक्स 12th के ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करके सीखे जाते हैं, कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंपेयर करके, तो इस तरह से कंपैरिजन के थ्रू जब कुछ चीजें सीखी जाती हैं तो इजी लगती हैं, तो हम ग्रेविटेशन को ही रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसके लिए है। ये फॉर्मूले सैटेलाइट एनर्जी के हैं, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सैटेलाइट अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, या किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट है, तो वो जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब कि उसको छोड़ के नहीं जा सकता, ऑर्बिट में चक्कर ही लगाता रहेगा। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये उसकी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट की तरह है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है,
अर्थ को, ये उसके लिए है। तो ऐसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते हैं हम कि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसके लिए एनर्जी निकालते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका कॉन्सेप्ट हमें ये लेना होता है कि किसी मटेरियल को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12 के फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, L2 की जगह R2 रेजिस्टेंस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूले हम, जैसे यहाँ स्पेसिफिक हीट है और ये हीट कंडक्शन का फॉर्मूला है, ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। तो कुछ खास नहीं यूज होता 12th में इसका, लेकिन कहीं कहीं पे थर्मल वेलोसिटी ली जाती है, तो थर्मल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए पार्टिकल्स की। तो बस ये फॉर्मूला थर्मल वेलोसिटी के लिए, बाकी तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, उनकी एनर्जी, ये मेन फॉर्मूले बस ये देखने हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर भी बहुत यूज होते हैं। अब ऑसिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन। अगर पीरियोडिक मोशन है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप ये फॉर्मूले देख ही रहे हैं जो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिए थे। एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। कोई पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, मतलब मीन पोजीशन के दोनों साइड वो मूव कर रहा है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो यहाँ ये उसकी ही इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। एसी करंट, एसी वोल्टेज, उनको भी हम ऐसे ही देखते हैं कि पीरियोडिकली उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये x है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। ये इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी अगर एसएचएम में होगा तो मीन्स a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा। x जहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये सच यूज ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बस यहाँ पर क्या है कि अगर ये डिक्रीजिंग है ऑसिलेशन तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आ जाते हैं वेव्स पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेव्स चैप्टर क्लास 12th के लिए। तो ये वही मेन फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू एन लैम्डा या एफ लैम्डा। एंगुलर वेलोसिटी, ये k है वेव नंबर। जैसे हम यहाँ पे किसी वेव की इक्वेशन आप ये देख सकते हैं, ये लिख रही है जनरल वेव की इक्वेशन, तो उसमें k आता है, ओमेगा आता है, तो k होता है वेव नंबर जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है, और ओमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी, y डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। फेज आपको पता है कि कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है जैसे, तो वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहाँ है, उसकी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमें उसके फेज से पता चलता है। तो अब उसका फेज चेंज हो रहा है, तो फेज डिफरेंस, इसको हम डेल्टा फाई से लिख लेते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ में कितना चेंज आया वो हम डेल्टा एक्स से लिख लेते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन ये है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा फाई ये हो गया फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th में तो ये चीजें बहुत यूज होती हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 11th का ये चैप्टर वेव्स 12th में बहुत यूज होता है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं या फिर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर यूज होते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलकर एक नई वेव्स बना रही होती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, सभी के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम लेकर। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे 11th में तो हमने पढ़ा था साउंड वेव्स के लिए, 12th में हम लाइट वेव्स के लिए पढ़ते हैं। तो जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो या तो वो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती हैं या फिर डिक्रीज कर देती हैं। जब इंक्रीज होती है इंटेंसिटी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, और जब डिक्रीज होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो उसकी कंडीशन होती है कि ये वेव्स किस तरह से मिले, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किस तरह से मिले कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए, और जो उनका फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर आप देखिए 2n पाई की फॉर्म में होना चाहिए, और n की वैल्यूज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस मिलते चले जाएंगे कि किस किस कंडीशन के लिए दो वेव्स के मिलने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी। सेम ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि वो कैसे मिले दो वेव्स की जो उनकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। तो कम होने के लिए कंडीशन क्या है, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए और ये उनका फेज डिफरेंस होना चाहिए।
तो बच्चों इस तरह से हमने देख लिया है कि क्लास 11th के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें एक बार जरूर देख लेने चाहिए 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि हमें फिर ऐसे बेसिक्स के लिए अटकना ना पड़े। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हम उन्हीं पॉइंट्स पर, उन्हीं पर फोकस कर सके जो हम पढ़ रहे हैं, ना कि बेसिक्स के लिए परेशान हो कि अरे हमें तो ये भी नहीं आता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो कैसे करें, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन में आती है, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशंस देखेंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.